प्यारे साथियों, स्वागत है भारतीय अर्थव्यवस्था की अगली कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ा था और वहाँ हमने परिणात्मक विधि पर चर्चा की थी। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति जिसे बोलते हैं, मौद्रिक नीति, यह दो प्रकार की है। एक होती है परिणात्मक और दूसरी है चयनात्मक। परिणात्मक विधियों के विषय में हमने चर्चा की, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर और ओपन मार्केट ऑपरेशन, साथ में एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की हमने चर्चा की थी। उसके जरिए आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति पर, मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण लगाती है। अब आगे हम बात करते हैं आरबीआई की चयनात्मक विधि के विषय में। इसे गुणात्मक विधि भी बोलते हैं, गुणात्मक विधि। इंग्लिश में इसे बोलेंगे हम लोग क्वालिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड या क्वांटिटेटिव मेथड था, क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, बात करते हैं क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड में आरबीआई 5 चीज़ें यूज़ करती है। क्या क्या यूज़ करेगी? सबसे पहले आरबीआई यूज़ करती है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट अर्थात शाख की राशनिंग। राशन का हिंदी अर्थ क्या निकालेंगे आप? राशनिंग ही लिख लीजिए। शाख की राशनिंग एक विशिष्ट प्रयोग होता है। इसमें आरबीआई क्या करती है, कुछ क्षेत्रों का चयन करती है कि यहाँ पर मुद्रा या ऋण यहाँ ज़्यादा दिया जाएगा और यहाँ बैंक कम देगी। जैसे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कम ज़्यादा कर सकती है, सर्विस सेक्टर में कम ज़्यादा कर सकती है। ठीक है, इससे बोलते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट। शाख की राशनिंग कर देना, कहाँ कम देना है, कहाँ ज़्यादा देना है। ठीक है, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए कोटा निर्धारित कर देती है आरबीआई। दूसरी होती है जो प्रतिभूति ऋण होते हैं, उनकी आवश्यक सीमा में परिवर्तन करती है, चेंज इन मार्जिन ऑन सिक्योरिटी लोन। सिक्योरिटी लोन, हम भारत सरकार से या बैंकों से कोई प्रतिभूति आम व्यक्ति खरीदता है तो उन प्रतिभूतियों पर लोन मिलता है। ठीक है, उन प्रतिभूतियों पर लोन मिलता है। उस लोन के लिए जो मार्जिन होता है उसकी आरबीआई उसमें बदलाव करती है, मार्जिन कम या ज़्यादा करती है, मुद्रास्फीति या मुद्रा संकुचन की नियंत्रित स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। हिंदी में से आप लिखेंगे प्रतिभूति ऋणों की मार्जिन को आप आवश्यक सीमा लिख लीजिए, आवश्यक सीमा या मार्जिन ही लिख लीजिए, मार्जिन वो शब्द ज़्यादा समझ में आता है, में परिवर्तन यहाँ चेंज करती है। कुल 5 मेथड होते हैं। तीसरा मेथड क्या आरबीआई यूज़ करती है? आरबीआई यहाँ यूज़ करती है कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, उपभोक्ता साख नियमन। या क्या होता है? कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, साख अर्थात क्रेडिट अर्थात साख, और कंट्रोल निगमन करना। यहाँ क्या करती है आरबीआई, जो लोन की जो दर है, लोन की जो शर्तें हैं, उन्हें कठोर या उदार या महंगी कर देती है। लोन की शर्तें उदार या महंगी करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई मकान या गाड़ी हम ईएमआई पे ले रहे हैं, तो आरबीआई यहाँ यह कंट्रोल कर देगी कि किसी भी कंज्यूमर को अगर होम लोन लेना है या कोई और लोन लेना है, बिजनेस लोन ले रहा है, तो कितने समय में चुकाना है। समय कम कर दिया जाएगा, उसे कठोर शर्त कहते हैं, और समय बढ़ा के दे दिया जाए उसे आसान शर्त कहते हैं। अभी सब आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगला एक करती है आरबीआई मोरल सुएशन, यानी कि नैतिक दबाव। यह नैतिक दबाव मुद्रास्फीति या मुद्रा संकुचन की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई करती है। आरबीआई बैंकों को
एक्चुअली आरबीआई सीधे सीधे बैंकों को निर्देश देती है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जमा करने के लिए आगे आना चाहिए, ठीक है। और पांचवा जो करती है आरबीआई, कभी कभी डायरेक्ट एक्शन लेती है। डायरेक्ट एक्शन जिसे कहते हैं हिंदी में प्रत्यक्ष कार्यवाही, प्रत्यक्ष कार्यवाही, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्यवाही के अंतर्गत आरबीआई क्या करती है, बैंकों पर आर्थिक, जो बैंक आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो बैंकों पर आर्थिक जुर्माना लगाती है, बैंकों को नोटिस इशू करती है, वार्निंग इशू करती है, और जब बैंक नहीं बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं तो उनका लाइसेंस भी रद्द कर सकती है आरबीआई, ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं इन पांचों के विषय में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम राशनिंग ऑफ क्रेडिट। नोट कर लीजिए आप, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ये। राशनिंग ऑफ क्रेडिट यानी कि साख की राशनिंग। जैसे कि हमने आपको एक्सप्लेन करते हुए बताया, यहाँ पर आरबीआई क्या करती है, हर अलग अलग व्यवसाय के लिए एक कोटा निर्धारित कर देती है कि इस व्यवसाय में इतना ही ऋण देना है, इस व्यवसाय में इतना ही ऋण देना है, इतना अमाउंट का। वह अमाउंट कम और ज़्यादा करती है आरबीआई। कम कब करती है, किसी भी ऋण या कोई भी जो लोन देना है वह कम क्यों करती है आरबीआई, जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है, ठीक है, तब अलग अलग व्यवसाय में कोटा कम कर देती है कि कम ऋण दो, मार्केट में मुद्रा कम जाएगी, मुद्रास्फीति पे नियंत्रण होगा, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा करती है, जब मुद्रा संकुचन या मंदी की स्थिति आती है तो उस पर्टिकुलर फील्ड में आरबीआई कहती है ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दो, ठीक है। यहाँ क्या करता है, कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। विभिन्न क्षेत्रों का चयन किया जाता है, विभिन्न क्षेत्रों का चयन किया जाता है, और चयन करने के बाद क्या होता है, उसमें कोटा निर्धारित हो जाता है, ठीक है। अब यह मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की स्थिति में इन विभिन्न क्षेत्रों में क्या होता है, मुद्रा की जो पूर्ति होती है, तरलता होती है, उसमें वृद्धि या कमी की जा सकती है, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग मुद्रा की पूर्ति या कमी की जा सकती है। मुद्रा की जगह आप तरलता शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया साख की राशनिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला है अपना चेंज इन मार्जिन ऑन सिक्योरिटी लोन। आपको दूसरा बताया था, प्रतिभूति ऋणों की आवश्यक सीमा या मार्जिन में परिवर्तन। मार्जिन में परिवर्तन या आरबीआई कैसे करती है, एक्चुअली इसमें परिवर्तन से पहले देखिए प्रतिभूति ऋणों की मार्जिन जो होती है वह कैसे निकलती है। मार्जिन का सीधा सीधा फार्मूला होता है, जो भी मार्जिन निकालना है, जो भी प्रतिभूति हमने खरीदी है उन प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य देख लीजिए। प्रतिभूति का आज की डेट में बाजार मूल्य क्या है, सिक्योरिटी का मार्केट वैल्यू क्या है, और उससे जो आरबीआई ऋण दे रही है उसको माइनस कर दीजिए, जो प्रतिभूति के बदले में बैंक जो ऋण देता है उसको माइनस कर दीजिए। क्या होता है, प्रतिभूति का बाजार मूल्य, उससे जो भी ऋण दिया जा रहा है प्रतिभूति के बदले, प्रतिभूति के बदले दिया जाने वाला ऋण, ठीक है, यही होता है मार्जिन, ठीक है। तो मुद्रास्फीति की तुलना में मुद्रास्फीति की जब स्थिति होती है तो क्या करता है, यह मार्जिन की दर को बढ़ा देता है। मार्जिन की जब दर बढ़ जाएगी तो प्रतिभूति के बदले दिया जाने वाला जो ऋण होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। और जब मुद्रा संकुचन या मुद्रा मंदी की स्थिति होगी तो आरबीआई क्या करेगी, मार्जिन की दर में कमी कर देगी। मार्जिन की दर में जब कमी हो जाएगी तो प्रतिभूति के बदले जो दिया जाने वाला ऋण है वह अधिक हो जाएगा, ठीक है। इससे मार्केट में पैसा या लिक्विडिटी बढ़ती है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। तीसरा उपाय जो हमने आपको बताया था, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल यानी कि उपभोक्ता साख नियंत्रण। इसके जरिए आरबीआई क्या करती है, आरबीआई दो चीज़ें अपनाती है। एक अपनाती है आरबीआई यहाँ पर उदार शर्त,
लोन देने के लिए आरबीआई बैंकों को बोलती है, और एक बोलती है महंगी शर्त। उदार शर्त किस स्थिति में आती है? जब मुद्रा संकुचन या मंदी की स्थिति हो। और महंगी शर्त आरबीआई कब लाती है? जब मुद्रा स्फीति की स्थिति हो। ठीक है। उदार शर्त में आरबीआई क्या करती है? बैंकों को कहती है कि आप उदारता से लोन दीजिए, यानी जो लोन देते हैं उसको चुकाने के लिए बहुत लंबा समय दीजिए। मान लीजिए आपने, और जो लोन है, मान लीजिए आप गाड़ी ले रहे हैं, उसकी कीमत है 10 लाख रुपए, 10 लाख की आप गाड़ी ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। 10 लाख की आप गाड़ी ले रहे हैं, तो उदार शर्त में आरबीआई क्या करेगा? उदार शर्त में आरबीआई बैंकों से बोलेगा और बैंक आपसे बोलेंगे। उस स्थिति में आपको क्या करना होगा? आपसे 1 लाख मान लीजिए डाउन पेमेंट लिया जाएगा, और बाकी 9 लाख क्या हो जाएगा? आपका लोन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कम से कम 10%, कम से कम डाउन पेमेंट और अधिक से अधिक लोन। और इसको जो चुकाने की अवधि दी जाएगी, वह अवधि भी आपको बहुत लंबे समय के लिए दी जाएगी। अवधि मान लीजिए आपको 10 वर्ष तक की भी दी जा सकती है, आपकी सुविधा अनुसार। तो इसमें क्या होगा? आप जो पर मंथ या जो भी करके आप चुकाएंगे, कम कम थोड़ा थोड़ा करके भी चुकाएंगे, और आप अपना पूरा लोन चुका सकेंगे, आप लेने की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, कोई भी गाड़ी। वहीं जब आरबीआई महंगी शर्त रखेगा मुद्रास्फीति की तुलना में, मान लीजिए आप 10 लाख का लोन लेने गए किसी बैंक में, आरबीआई ने महंगी शर्त थोपी हुई है, साख नियंत्रण किया हुआ है, क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई ने बोला हुआ है बैंकों को, तो बैंक क्या कहेगा? बैंक कहेगा भाई आप कम से कम 5 लाख हमें डाउन पेमेंट दीजिए, हम तभी करेंगे, आपको गाड़ी फाइनेंस करेंगे। तो 5 लाख तो बैंक आपसे डाउन पेमेंट ही मांग रहा है, और आपको कम से कम लोन वो देंगे, यानी कि 5 लाख का वो आपको लोन देंगे, और इसे चुकाने के लिए भी आपसे 1 ईयर या 2 ईयर में बोल देंगे। यह हो गई महंगी शर्त। ऐसी स्थिति में गाड़ी लेना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसी स्थिति में गाड़ी लेना बहुतों के लिए, अधिकांशों के लिए पॉसिबल है, अधिकांश लोगों के लिए पॉसिबल है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ अधिक से अधिक लोग गाड़ी लेंगे, अधिक से अधिक मार्केट में पैसा जाएगा, तो मुद्रा संकुचन और मुद्रा संकुचन या मंदी की स्थिति में कंट्रोल होगा। यहाँ पर कम जाएगा, यहाँ मुद्रास्फीति की में कंट्रोल होगा। आप समझ गए इस चीज़ को? दोनों शर्तें कब आरबीआई यूज़ करती है। ठीक है, आगे आते हैं, नैतिक दबाव के विषय में बात करते हैं, जिसे बोलते हैं मोरल सेशन। ठीक है, नैतिक दबाव। नैतिक दबाव में आरबीआई सीधा सीधा बैंकों से बोलती है, वाणिज्यिक बैंकों की मीटिंग बुलाती है, और कहती है कि देश की भावना को हित में रखते हुए मुद्रास्फीति की स्थिति है, तो आप लोन देना कम करिए, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाइए, थोड़ा और ज़्यादा कर लीजिए, आप मार्केट में पैसा कम जाए। ठीक है, विनम्रता से निवेदन करती है आरबीआई। और अगर मंदी की स्थिति है या मुद्रा संकुचन की स्थिति, तो अधिक से अधिक लोगों को लोन दीजिए। ठीक है, आरबीआई या बैंकों को बोलती है, बैंकों को आग्रह करती है। ठीक है, कि देश में विकास के सहयोग के लिए यदि मुद्रास्फीति है तो कम से कम लोन दीजिए, मंदी है तो अधिक से अधिक लोगों को लोन देने की कोशिश करिए। ठीक है, आरबीआई अगला मेथड क्या अपनाती है? अगला मेथड आरबीआई अपनाती है प्रत्यक्ष कार्यवाही। क्या होता है? कभी कभी आरबीआई सर्कुलर निकालती है कि भाई आपको करना क्या है, कम लोन देना है, ज़्यादा लोन देना है। ठीक है, या आपको ब्याज दर पे कंट्रोल रखना है, साख राशनिंग करनी है, या पीछे जो भी आपको हमने बताया है। ठीक है, साख राशनिंग करनी है, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल करना है, उपभोक्ता साख नियमन करना है, या मार्जिन कम ज़्यादा करना है। और बैंक क्या करते हैं? कई बार आरबीआई की नहीं सुनते हैं, तो आरबीआई उन पर दंडात्मक कार्रवाई करता है। दंडात्मक कार्रवाई आरबीआई 2 प्रकार से करता है। एक, आरबीआई क्या करेगा? आर्थिक जुर्माना लगा देगा। मैक्सिमम केस में यह होता है, यहीं से सब सुधर जाते हैं। आरबीआई अधिकांश केस में आर्थिक जुर्माना लगाएगा। आर्थिक जुर्माना लगाने से पहले आरबीआई एक बार वार्निंग भी देता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उठा के आर्थिक जुर्माना लगा दिया। और जो सबसे कठोर कार्रवाई करेगा आरबीआई, वह क्या करेगा? संबंधित जो बैंक होगा, बैंक का लाइसेंस ही रद्द कर सकता है। आरबीआई के पास यह पावर होती है, लाइसेंस रद्द करना। यह सबसे कठोरतम कार्रवाई होगी। ठीक है, समझ गए आप? आरबीआई जो हमारे चयनात्मक या गुणात्मक विधि का उपयोग करता है, क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड आपको हमने इससे पहले ही समझा दिया था मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन के विषय में। यह हो गई आरबीआई की तरफ से। अब भारत सरकार भी, वित्त मंत्रालय फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति का उपयोग करता है, उसके विषय में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। नया टॉपिक है, नोट कर लीजिए आप।
राजकोषीय, ऐसा क्यों हो जाता है, नीति। इंग्लिश में बोलेंगे तो फिस्कल पॉलिसी। ठीक है। राजकोषीय नीति जो बनती है, इसका निर्माण और संचालन वित्त मंत्रालय भारत सरकार करता है। आपको हमने पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, इससे पूर्व की क्लासेस आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं राजकोषीय नीति होती क्या है और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो राजकोषीय नीति के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं राजकोषीय नीति के, नोट कर लीजिए। राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति के 3 पार्ट में आएगा। एक होता है सार्वजनिक व्यय, दूसरा होता है सार्वजनिक आय और तीसरा होता है सार्वजनिक ऋण। नोट करा देता हूँ आपको तीनों पार्ट। सार्वजनिक व्यय, इसको अगर इंग्लिश में आप बोलेंगे तो पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या होता है, सार्वजनिक आय, यानी कि पब्लिक इनकम। इसको कर आरोपण भी बोलते हैं, करारोपण इसको लिखें, कर आरोपण को कर प्लस आरोपण अगर करेंगे, टैक्सेशन भी बोलते हैं इसको, सार्वजनिक आय को। और जो तीसरा पार्ट होता है वह होता है सार्वजनिक ऋण, यानी कि पब्लिक डेब्ट। समझा देता हूँ आपको तीनों चीज़ें। सार्वजनिक व्यय में क्या होता है, आरबीआई, माफ कीजिएगा, आरबीआई का ही नाम आ रहा है बार बार। भारत सरकार क्या करती है देश के विकास के लिए, ठीक है। विकास से तात्पर्य विकास हेतु जो आधारभूत संरचना होती है, आधारभूत संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे रेल हो गया, सड़क हो गया, ठीक है, अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, ये सब होती हैं आधारभूत संरचनाएं। इनसे विकास प्रभावित होता है, विकास बढ़ता है। ठीक है, तो सरकारें देश के विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराती हैं। वह निर्माण सरकारी व्यय से होता है, सरकारी व्यय को ही सार्वजनिक व्यय कहते हैं। ठीक है, तो जब मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए सरकार क्या करती है, अपना सार्वजनिक व्यय कम कर देती है, इन सबका निर्माण पर थोड़ी देर के लिए रोक लगा देती है। उससे क्या होता है, मार्केट में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाती है। ठीक है, और जब मुद्रा संकुचन की स्थिति आती है तो सार्वजनिक व्यय बढ़ा देती है। समझ में आया सार्वजनिक व्यय का कॉन्सेप्ट आपका। अगला होता है सार्वजनिक आय, पब्लिक इनकम, यानी टैक्सेशन। टैक्सेशन में क्या होता है, टैक्स का रेट समझ गए होंगे, टैक्सेशन से टैक्स कम या ज़्यादा कर देना। यानी जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो कर की दर बढ़ा देती है सरकार, और जब मुद्रा संकुचन या मंदी की स्थिति होगी तो कर की दर कम कर देगी। कर की दर बढ़ जाएगा तो लोगों के पास पैसा कम होगा, भाई ज़्यादा ज़्यादा सरकार को दे दोगे, ठीक है। वही मुद्रा संकुचन की स्थिति में सरकार कर की दर में कमी कर देगी, या जो पुराने कर हो चुके होंगे, जो बेकार कर हो चुके होंगे, उनको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, सार्वजनिक ऋण में क्या होता है, जब मुद्रास्फीति होता है, मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है, तो सरकार डेब्ट बॉन्ड जारी कर देती है। पीछे भी आपको पढ़ाया हुआ है, ओएमओ में पढ़ाया हुआ है, आरबीआई के जरिए जारी करती है सरकार। ठीक है, तो सरकार जो ऋण बॉन्ड होते हैं, लोक लुभावन स्कीम होते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा हम इंटरेस्ट देंगे, तो बॉन्ड्स जारी कर देती है और पब्लिक ज़्यादा ज़्यादा पैसा सरकार को देके बॉन्ड्स ले लेती है। मार्केट में पैसा कम हो गया, मुद्रास्फीति नियंत्रित हो गई कंट्रोल तरीके से। जब मुद्रा संकुचन या मंदी की स्थिति होती है तो पब्लिक से वही बॉन्ड सरकार वापस खरीद लेती है, कुछ वादे कुछ लालच देके। ठीक है, और पब्लिक के पास पैसा पहुँच गया बॉन्ड लेके, ये होता है सार्वजनिक ऋण। समझ गए, चलिए इसके विषय में लिख लेते। सार्वजनिक व्यय, क्या होता है, सरकार विकास हेतु आधारभूत संरचना का निर्माण कराती है। विकास हेतु आधारभूत संरचना का निर्माण। आधारभूत संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे रेल, सड़क, स्कूल, अस्पताल, एक्सेट्रा, ये सब हो गई संरचना। तो जब मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति, और दूसरी कंडीशन हो गई मुद्रा संकुचन या मंदी। तो मुद्रास्फीति की
उस समय सरकार क्या करेगी, व्यय में कमी। जब व्यय में कमी हो जाएगी तो तरलता में कमी, तरलता में कमी होगी तो मांग में कमी हो जाएगी, मांग में कमी होने से कीमत में कमी होगी, कीमत में कमी होने से क्या होगी, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो जाएगा, मुद्रा नियंत्रित तरीके से। ठीक है, यह आपको पहले भी लिखा चुके हैं। मुद्रा संकुचन की स्थिति में क्या होगा, व्यय में बढ़ोतरी कर देगी, व्यय में सरकार जो वृद्धि कर देगी, व्यय में वृद्धि करेगी सरकार। जब मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा, स्कूल बनेगा, मजदूर ज़्यादा लगेंगे तो उनको पैसा भी मिलेगा। पैसा मिलने का अर्थ है तरलता में मार्केट में वृद्धि हो जाएगी। जब तरलता में वृद्धि होगी तो मांग में वृद्धि होगी, मांग में वृद्धि होगी तो कीमतें बढ़ेंगी। ठीक है, मुद्रा संकुचन खत्म हो गया। जो होता है सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक आय के विषय में बात करते हैं। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक आय यानी कि टैक्सेशन, करारोपण। सरकार कुछ नहीं करती। जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो सरकार टैक्स बढ़ा देती है। मुद्रास्फीति, दोनों चीज नोट कर लेते हैं। और मुद्रा संकुचन, मुद्रास्फीति की स्थिति में होगी क्या होगा, टैक्स रेट बढ़ जाएगा। टैक्स रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, तरलता में कमी। सीधी सी बात है, तरलता में कमी होगी तो मांग में कमी। मांग में कमी होने से क्या होगा, कीमतों पर नियंत्रण। और कीमतों पर नियंत्रण होने से मुद्रास्फीति नियंत्रित। मुद्रा संकुचन में टैक्स रेट घट सकते हैं, घट जाएंगे। या एक और तरीका हो सकता है, जो पुराने बेकार टैक्स होते हैं, पुराने बेकार कर समाप्त। अब जब लोग कर कम देंगे तो लोगों के पास पैसा होगा। पैसा होने का मतलब है तरलता में वृद्धि रहेगी। ठीक है, तरलता में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि। समझ गए, मांग में वृद्धि होने से मुद्रा संकुचन में निपटने में नियंत्रित रूप से मुद्रा संकुचन पे नियंत्रण पाया जा सकेगा। समझ गए। अब बात करते हैं सार्वजनिक ऋण की। सार्वजनिक ऋण, इसमें भी दो स्थिति हैं, मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन। ठीक है, वही इसमें क्या होता है, सरकार बाजार से ऋण लेती है, अपने डेब्ट बॉन्ड बेच के बाजार से ऋण लेती है। बाजार से ऋण लेगी सरकार तो क्या होगा, बाजार में तरलता की कमी हो जाएगी। तरलता की कमी होगी, मांग में कमी, मांग में कमी होने पर कीमत पर नियंत्रण। और यहाँ बाजार में ऋण देती है। बाजार में ऋण देने का मतलब है अपने डेब्ट बॉन्ड फिर से खरीद लेती है, बाजार में ऋण देती है। समझ गए, इसके विषय में लिखाना तो नहीं पड़ेगा। अगर आपको एक्सप्लेन में लिखना भी है तो एक बार आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, आपको पूरा लिखा देंगे। अब हमने इतनी देर से इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की बात की, तो अब देखते हैं जो मुद्रास्फीति होती है इसका कहाँ कहाँ पे असर पड़ता है। ठीक है, इससे पहले हम मुद्रास्फीति एक बार देख लेते हैं, मुद्रास्फीति का वर्गीकरण कैसे होता है। या आपके प्रश्न आते हैं, एक दो बार आ चुके हैं तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, एक दो बार समझ लेंगे, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुद्रास्फीति के दर के आधार पर अगर मुद्रास्फीति का वर्गीकरण करना आ जाए, मुद्रास्फीति के एक चार्ट आप ड्रॉ कर लीजिए। एक तरफ आप लिख लीजिए मुद्रास्फीति की दर और दूसरी तरफ आप लिखेंगे, आप लिख लीजिए मुद्रास्फीति का नाम। उसको कुछ विशेष नाम देते हैं, मुद्रास्फीति का जो वर्गीकरण करते हैं, मुद्रास्फीति का विशेष नाम देते हैं। ठीक है, अगर मुद्रास्फीति की दर 2 से 4% के बीच में होती है, यानी कि सामान्य, ठीक है, तो इसको बोलेंगे मॉडरेट इन्फ्लेशन या रेंगती मुद्रास्फीति। ठीक है,
वहीं अगर मुद्रास्फीति की दर 4 से 9% के बीच में है तो क्या बोलेंगे, इसको चलती मुद्रास्फीति बोलेंगे, चलती मुद्रास्फीति यानी कि वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। वहीं अगर इन्फ्लेशन रेट 10 से 20% के बीच में है तब क्या बोलेंगे, इसको रनिंग या दौड़ती मुद्रास्फीति बोलते हैं, दौड़ती मुद्रास्फीति, ठीक है। इसको रनिंग इन्फ्लेशन भी आप लिख सकते हैं। वहीं अगर यह 50 से 100% या 500% तक है तब इसे बोलेंगे कूदती मुद्रास्फीति, कूदती स्फीति, इसको गैलोपिंग बोलते हैं, ठीक है। बहुत खतरनाक होती है। और उससे भी ज़्यादा अगर लाखों या करोड़ों, कभी कभी तो अरबों तक में जाती है प्रतिशत में अगर हो तो इसे क्या बोलेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन बोलेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन अर्थात अति मुद्रास्फीति। बहुत खतरनाक स्थिति होती है यहाँ पर। वेनेजुएला की स्थिति यहाँ से यहाँ के बीच में आई थी। वेनेजुएला में काफ़ी वो हो गया था। अब वेनेजुएला की एक बार केस स्टडी कर सकते हैं आर्थिक आय के आधार पर, ठीक है। अब देखते हैं मुद्रास्फीति का प्रभाव कहाँ पड़ता है और मुद्रास्फीति का नापन किस प्रकार करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपने नेशनल इनकम वाले टॉपिक की ओर बढ़ जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कर दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।